हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 53 रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे इंडिया के अंदर में जो बैंकिंग सेक्टर है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, उसके नेशनलाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे और जो बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये आपका लेक्चर इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसी के साथ साथ में अगर आप बात करते हैं अपने पर्सनैलिटी टेस्ट तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका लेक्चर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर हम लेक्चर के ओवरव्यू की बात करें इसमें हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, देन हम देखेंगे जो बैंक है उनके टाइप कौन कौन से होते हैं, मतलब किस किस टाइप के बैंक होते हैं। देन इंडिया के अंदर में जो बैंकिंग सिस्टम है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में हम देखेंगे। देन इंडिया के अंदर में जो बैंकिंग सेक्टर है उसके रिफॉर्म को लेकर क्या क्या मेजर किए गए, मतलब प्री इंडिपेंडेंस क्या थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या थे, और जो हमारा LPG रिफॉर्म आए थे 1991 में उसके बारे में क्या थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन जो बैंकिंग रिफॉर्म्स है उनके सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं और आगे हमारे सुझाव इसके रिगार्डिंग क्या हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर हर जगह हमारा सेम हैंडल है @सक्सेसनेत्रा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग, देन आप हमें मेल भी कर सकते हैं successnetra@gmail.com पर। आपके जो सजेशंस हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की बैंकिंग सेक्टर के, तो जो बैंकिंग है, अगर हम बैंकिंग टर्म की बात करते हैं तो जो बैंकिंग टर्म है ये एक वेस्टर्न वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड से ये ओरिजिनेट ये टर्म हुई है। और इंडिया के अंदर में इस टर्म को जो ब्रिटिश रूलर थे उन्होंने 17वीं शताब्दी में यानी कि 17th सेंचुरी के अंदर में जो बैंकिंग टर्म है इसको इंट्रोड्यूस किया था। अगर हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक होता क्या है, बैंक क्या होता है, बैंक एक इंटरमीडिएटरी होता है, यानी कि एक जो मध्य होता है ना, मध्य आदमी आप बोल सकते हैं, जो मध्य में काम करता है, एक तो इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है। और इंटरमीडिएटरी की तरह किसके बीच में काम करता है, वो एक तो आपका हो जाएगा जो आपका सेवर है और एक आपका जो बोरोवर है, यानी कि एक मैं हूँ, मेरे पास में पैसा ज़्यादा है, और एक इंसान है उसके पास में पैसा कम है। तो इन दोनों के बीच में एक तरह से ये बिचौले का काम करेगा कि मैं बैंक के अंदर पैसा जमा करूंगा, बैंक मुझे देगा 4% का इंटरेस्ट, फिर बैंक क्या करेगा कि इस इंसान को पैसा चाहिए, बैंक इस इंसान को पैसा देगा और इससे लेगा 7 से 8%, जो इसके बीच में जो पैसा बचेगा वो इसका प्रॉफिट हो जाएगा। और जो कोई भी बैंक होता है तो उसको गवर्न करने के लिए एक सेंट्रल बैंक होता है जिसके अंडर में जिसकी जो भी बैंकिंग के रिगार्डिंग जो भी रूल्स वगैरह गाइडलाइंस वगैरह देनी होती है, तो उनको रेगुलेट करने के लिए सारे जितने भी बैंक होंगे कंट्री के अंदर उन सबको रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रल बैंक होगा। उसको बैंक भी बोल सकते हैं या फिर आप सेंट्रल बैंक बोल सकते हैं। इंडिया के केस में यहाँ पे आपका आ जाता है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया के बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के अनुसार में वो उनको फॉलो करता है कोई भी बैंक। इसी के साथ साथ में जो बैंक हैं उनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो बैंकों को जो कमर्शियल बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंक के रूप में कुछ मतलब जो बैंक की क्लासिफिकेशन होती है, जो बैंक के प्रकार होते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक होंगे, कुछ पब्लिक होंगे, कुछ शेड्यूल्ड होंगे, कुछ नॉन शेड्यूल्ड होंगे, कुछ रीजनल रूरल बैंक्स होंगे, कुछ आपके कोऑपरेटिव बैंक होंगे। इनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कौन सा बैंक क्या होता है। और अगर हम बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म की बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म का जो मेन एम था, जो मेन उद्देश्य था इसके पीछे, क्योंकि जो इंडिया की क्या जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करना, जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना, और हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं उनको एक बेटर वे में उनको एलोकेट करना, हमारी जो इंस्टीट्यूशन है उनको स्ट्रेंथन करना, और हमारे पास में जो भी पैसा है उसको किस प्रकार से हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर में हम अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, और इंडिया की जो एक आम नागरिक है वहाँ तक भी हम बैंक की सुविधा पहुँचा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी, इन सब को लेकर जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म है वो लेके आ गया, यानी कि जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है उसकी जो एफिशिएंसी है और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको ध्यान में रखते हुए जो आपके बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स थे उनको सामने लेके आया गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि जो आपका टाइप ऑफ बैंक्स वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है जो मेन बैंक होता है, इसको हम बोलते हैं बैंक्स ऑफ बैंक्स, यानी कि आपका इसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक होता है वो कंट्री के अंदर जो पूरी की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम होगा ना, तो उसकी वो रेगुलेटरी बॉडी होता है, मतलब पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है जो रेगुलेट करता है वो कंट्री का सेंट्रल बैंक ही करता है। ये इसकी प्राइमरी ड्यूटी होती है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर में इसका काम आ जाता है आपका RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
ये सब चीज़ें देखता है। और जो आपका आरबीआई है उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। अगर आपसे पूछ ले जाए कि जो आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना कब की गई थी, देन आपका आंसर होगा 1 अप्रैल 1935। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो किस एक्ट के अनुसार गठित किया गया था, देन आपका आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इनिशियल की बात करें तो इनिशियल में जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था वो एक प्राइवेटली ओन बैंक था। मतलब ऐसा आपसे पूछ सकते हैं कि जो आरबीआई था वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में कि वो गवर्नमेंट बैंक था स्टार्टिंग में, फिर प्राइवेट था, तो देन आपका आंसर हुआ कि जो आरबीआई था स्टार्टिंग में आपका एक प्राइवेट ओन बैंक था, लेकिन इसको 1949 के अंदर में इसको नेशनलाइज कर दिया गया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो ये आपका सेंट्रल बैंक हो गया। अब हम बात करते हैं शेड्यूल बैंक। अगर हम शेड्यूल बैंक की बात करते हैं तो शेड्यूल बैंक के अंदर में हम उन सब बैंक को रखेंगे जो आपका आरबीआई एक्ट है 1934, जिसके अनुसार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। जो आपका आरबीआई एक्ट है 1934 उसके जो सेकंड शेड्यूल है एक्ट का, उसके अंदर में जो बैंक लिस्टेड हैं और जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के आर्टिकल 42(6)(a) के अंडर में जो कंडीशंस मेंशन की गई हैं उनको भी सेटिस्फाई करते हैं, तो उन सबको बोलते हैं हम शेड्यूल बैंक्स। और जो ये आपके जो बैंक हैं इनके पास में मिनिमम 5 लाख या फिर इससे अधिक का पेड अप कैपिटल रिजर्व इनके पास में होना चाहिए। तो ये आपका शेड्यूल बैंक, यानी कि शेड्यूल बैंक वे हैं जो आपके आरबीआई एक्ट के जो सेकंड शेड्यूल के अंदर में लिस्टेड हैं और जो इसके जो आर्टिकल 42 के 6(a) के अंदर में जो भी कंडीशंस है वो मेंशन है उनको ये सेटिस्फाई करेंगे, तो उनको हम रखेंगे शेड्यूल बैंक के अंदर में। जो शेड्यूल बैंक होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इनको कहीं ना कहीं आरबीआई का एक बोल सकते हैं कि इनको सपोर्ट होता है, इनके अंदर में आपका जो रिस्क फैक्टर है बैंक के अंदर में वो थोड़ा सा आपका कम हो जाता है। अगर हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक की, तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उसके अंदर में क्या है कि ऐसे बैंक जिनके अंदर में जो मेजोरिटी शेयर होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में होते हैं। यानी कि मेजोरिटी से मतलब क्या है कि उनके पास में कम से कम 50%, 51% से अधिक शेयर उनके पास में होना चाहिए। तो देन मिनिमम 50% उनके पास में अगर शेयर हो गए देन वो आपका आ जाएंगे पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर में। और अगर हम इंडिया के टोटल बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर में लगभग 72% बैंक जो मतलब पूरा बैंकिंग बिजनेस है वो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक से आपका संभालते हैं, यानी कि एक संभालते हैं। यानी कि इसको आप बोल सकते हैं जो सरकारी बैंक्स होते हैं उनको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि जिनके अंदर में जो मेजोरिटी शेयर है, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ये आपके आ जाएंगे पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर में। सेम हिंदी में हो गया है। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक की, सेम बात है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके अंदर में जो मेजोरिटी शेयर है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करते हैं उनके अंदर में जो मेजोरिटी शेयर होता है वो आपका होता है प्राइवेट जो लोग होते हैं, जो प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं, तो उनका मेजोरिटी शेयर इनके अंदर में होता है। और जो इंडिया का टोटल बैंकिंग सिस्टम है, जो बैंकिंग बिजनेस है, तो उसका लगभग 19.7% तक जो आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये आपका संभालते हैं। अगर हम बात करते हैं फॉरेन बैंक्स, जो अगर हम फॉरेन बैंक की बात करते हैं तो फॉरेन बैंक ऐसे बैंक्स होते हैं जो बैंक तो इंटरनेशनल है, यानी कि वो बैंक इंडिया के बैंक नहीं है, वो इंटरनेशनल बैंक है, लेकिन उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर में है, लेकिन उनकी जो ब्रांचेज हैं उन बैंक की वो इंडिया के अंदर में ऑपरेट कर रही हैं। मतलब उनके पास कि इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका में, लेकिन जो इसको बैंक की ब्रांच है वो इंडिया के अंदर में भी है। तो जो फॉरेन बैंक्स होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है सेटअप करने का, कि कुछ ऐसे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जो 2 या 2 से अधिक कंट्री के अंदर में काम करते हैं, तो उनको अगर फॉरेन बैंक रहते हैं तो उनको सुविधा हो जाती है। मान चलिए कोई एक्स बैंक है वो इंडिया के अंदर में वर्क करता है, और एक्स बैंक है ये आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्क करता है, और एक्स बैंक आपका अमेरिका के अंदर में भी वर्क करता है। तो देन यहाँ से इसका जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी इसकी ईजी यहाँ पे हो जाएगी। और अगर इसका अकाउंट ऐसे बैंक में है जैसे ए बैंक है, ये सिर्फ इंडिया के अंदर वर्क करता है, और अगर इसको यूएसए के अंदर में ट्रांजेक्शन करनी है देन यहाँ पे इसको थोड़ा सा मतलब दिक्कत देखने को मिलेगी। तो जो फॉरेन बैंक होता है उनका जो मल्टीनेशनल जो कॉर्पोरेट क्लाइंट होते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए आपके जो फॉरेन बैंक्स हैं उनकी स्थापना मतलब जो फॉरेन बैंक्स हैं वो अदर कंट्री के अंदर में अपनी ब्रांचेज ओपन करते हैं। अगर हम बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक होते हैं उनको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो किया गया था नरसिम्हन कमेटी की
रिपोर्ट के मतलब उनकी जो रिकमेंडेशन थी उसके अनुसार में जो आपकी नरसिम्हन कमेटी थी उसकी रिपोर्ट के अनुसार उनकी रिकमेंडेशन पे जो रीजनल रूरल बैंक है इनकी स्थापना की गई थी। और जब इनको इनिशियल में स्थापना की गई देन इनको एक ऑर्डिनेंस के थ्रू में 1975 में इनको स्थापित किया गया था। इनके जो गठन है वो एक ऑर्डिनेंस के आधार पर किया। ऑर्डिनेंस जैसे आप ऑर्डिनेंस बोलते हैं आपका अध्यादेश, और अगर अध्यादेश की शक्ति आए तो देन आपका राष्ट्रपति का जाता है आपका 1, 2, 3, और अगर आप बात करते हैं गवर्नर की तो देन वो आ जाता है आपका 2, 3, 1 के अंडर में। जैसे आप जानते हैं कि जो आपका ऑर्डिनेंस है वो मैक्सिमम 6 मंथ तक वैलिड रहता है, और या फिर जैसे ही हमारे जो विधानसभा या जो आपका संसद है वो बैठती है तो उसके बाद में ये उसको पास कराना होता है अगर आपको उसको एक्ट बनाना है। देन इनिशियली में जो आपका जो ओरिजिनल रूरल बैंक का एक्ट था वो आपका नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पे इनकी स्थापना की गई थी एक ऑर्डिनेंस के थ्रू 1975 में। लेकिन उसके बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने RRB एक्ट 1976 भी पास कर दिया था। मतलब पहले एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इनकी स्थापना हुई, लेकिन बाद में इनका एक एक्ट भी बन गया था जिसको बोलते हैं हम RRB एक्ट, यानी कि कानून पार्लियामेंट के द्वारा में पास करा लिया गया था। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो रूरल इकोनॉमी है, उसको डेवलप कैसे किया जाए। जैसे हमारे किसान हैं उनको एग्रीकल्चर लोन देना, उनको बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना, तो वो सब चीज़ आपकी रीजनल रूरल बैंक के अंदर में आपकी आती है। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव क्या होता है, जैसे इनके जो कोऑपरेटिव है उसके जो वर्ड है इससे आपको क्लियर हो जाएगा। कोऑपरेटिव होता है कि मतलब बात चलिए कि एक ही ग्रुप के एक ही उसके प्रोफेशन के, लोकेलिटी के या सेम इंटरेस्ट के कुछ लोग हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, और जो ग्रुप ऑफ पीपल है मिलकर एक बैंक की स्थापना करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कोऑपरेटिव बैंक। और जो कोऑपरेटिव बैंक है उनको इस्टेब्लिश जो किया जाता है जो आपके जिस भी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में होगा देन उसके जो स्टेट लॉ होंगे उनके अंतर्गत इनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। लेकिन जो इनको रजिस्टर करना होगा, जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912 का, यानी कि 1912 का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके अंदर में इनको रजिस्टर कराना ये कंपलसरी होता है। मतलब कुछ सेम इंटरेस्ट के, सेम लोकेलिटी के या फिर सेम प्रोफेशन के कुछ लोग मिलके इस प्रकार के बैंक की स्थापना करते हैं। और इस प्रकार के बैंक के अंदर में क्या होता है कि जो इसके मेंबर्स होंगे तो वही इसके अंदर में बोरोवर भी होंगे और डिपॉजिटर भी वही होंगे, यानी कि ओनर भी वही होते हैं, कस्टमर भी वही होते हैं और डिपॉजिटर भी वही होते हैं। मतलब इसके अगर आपको कोऑपरेटिव बैंक के अंदर में अपना अकाउंट वगैरह खुलवाना है देन यहाँ पे कंडीशन होती है कि आपको इसका मेंबर बनना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं जैसे NZRE होता है, अगर हम रेलवे के बैंक की बात करते हैं तो इसके अंदर में जो रेलवे एम्प्लॉय हैं वही उनके सैलरी वगैरह से पर मंथ कुछ पैसा कटता है, और उसके बेस पे इनको जो है कम इंटरेस्ट रेट पे जो फाइनेंस वगैरह है वो अवेलेबल हो जाता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि अगर आपको NZRE के अंदर में अपना अकाउंट खुलाना है तो देन उस केस में आपको रेलवे का एम्प्लॉय होना जरूरी है। देन अलग अलग चीज़ों के ये होते हैं। अगर हम बात करते हैं नॉन शेड्यूल बैंक, जैसे मैंने आपको बताया कि जो शेड्यूल बैंक होते हैं वो क्या होते हैं कि जो आपके RBI एक्ट है 1934 का उसकी जो सेकंड शेड्यूल है उसके अंदर में जो है देन वो होंगे आपके शेड्यूल बैंक। लेकिन नॉन शेड्यूल भी आ गया, बैंक कौन से आ गए, जो इसका सेकंड शेड्यूल है RBI एक्ट 1934 का जो सेकंड शेड्यूल है उसके अंदर में जो नहीं है उसको बोलेंगे हम नॉन शेड्यूल बैंक। और क्योंकि ये RBI एक्ट है उसका सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्टेड नहीं है तो देन यहाँ पे इनके अंदर में जो डिपॉजिटर है जो पैसा जमा करते हैं उनका जो पैसा है वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो पैसा डिपॉजिट करना वो हाई रिस्की होते हैं, क्योंकि जो ये हैं जो RBI की जो गाइडलाइंस है उनको भी फुल अप नहीं करते हैं। जैसे आपका कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना हो गया, SLR मेंटेन करना हो गया, तो ये सब चीज़ भी अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में मैनेज करके नहीं रखते हैं, इसलिए आपका यहाँ पे आपका जो पैसा है वो रिस्की हो जाता है। और मतलब ये जो बैंक है जो नॉन शेड्यूल बैंक है वो ऑथोराइज भी नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए। अगर इस बैंक के अंदर में जो पैसा है, जो किसी लोग का पैसा है वो डूब गया है तो उस केस में मतलब RBI के विवेक पर ये निर्भर करेगा कि वो पैसा इनको देगा या नहीं देगा, एक्सेप्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन में दे सकता है। लेकिन RBI के ऊपर में कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि RBI इनकी हेल्प करेगा ही करेगा जो नॉन शेड्यूल बैंक है। सिंपल सी बात है, अगर मैंने कोई रूल डिसाइड कर दिया और आप उन रूल को मान नहीं रहे हैं तो देन मैं आपकी हेल्प क्यों करूँगा। तो सेम चीज़ है जो शेड्यूल बैंक है वो सेकंड शेड्यूल के अंदर जो गाइडलाइंस वगैरह लिखी हुई है तो उनको फॉलो करते हैं, जो नहीं फॉलो करेंगे उनको हम बोल देंगे नॉन शेड्यूल बैंक। देन आपका आता है पेमेंट बैंक, जो जैसे आपने देखा होगा एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, आपका फिनो पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया। तो आपके जो पेमेंट बैंक है उनको जो स्थापना की गई थी तो वो आपका था डॉक्टर नचिकेत आमर कमेटी थी,
और उसकी रिकमेंडेशन पर इनको इस्टेब्लिश किया गया था। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इनको पेमेंट बैंक को इस्टेब्लिश करने का, जो आपके स्मॉल बिजनेसमैन है और जो लोअर इनकम हाउस होल्ड है उनके अंदर में जो फाइनेंशियल सर्विसेज है मतलब उनके पास में पहुंचाना। मतलब आप एक अपना सिंपल मोबाइल नंबर से आप जाके अपना एक बैंक अकाउंट अपने फ़ोन के माध्यम से आप खोल सकते हैं। और जो इनकी लिमिट है, जो पेमेंट बैंक है उनकी लिमिट है कि उनके अंदर में मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए तक के डिमांड डिपॉजिट पर कस्टमर आप जमा कर सकते हैं। मतलब एक कस्टमर मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक के जो डिपॉजिट है आपके पेमेंट बैंक के अंदर में रख सकता है। जैसे आप कहेगा डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में अभी आपको बताया था जो ये था इंपॉर्टेंट टर्म्स का, उसके अंदर में क्या होता है डिमांड डिपॉजिट होते हैं कि मान चलिए कि मैं जो सेविंग अकाउंट होता है उस तरह से उसको एक तरह से डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। मैंने 100 रुपये जमा करे, आज मुझे 10 रुपये की जरूरत है, मैंने 10 निकाल लिया, 1 घंटे बाद मुझे 20 रुपये की जरूरत पड़ी, मतलब जब भी मुझे डिमांड होगी पैसे की तब मैं निकाल लूंगा। वो जो आपका फिक्स होता है, अगर मैंने जमा कर दिया तो एक पर्टिकुलर पीरियड से पहले मैं उस पैसे को नहीं निकाल सकता हूँ, तो आपका फिक्स होता है डिमांड डिपॉजिट, यानी कि जब चाहे जब आपकी मर्जी हो तब आप पैसा निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की जो डिमांड डिपॉजिट है वो पेमेंट बैंक के अंदर में जमा किए जा सकते हैं। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, सेम हिंदी में हो गया है यहाँ पे आपके लिए। अगर हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की इवोल्यूशन के बारे में अपनी कंट्री के अंदर में, तो इसको हम 3 फेज में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका होगा मतलब प्री इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता से पहला, उसके बाद में हम देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस, और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है इसमें हम देखेंगे 1991 तक, यानी कि जब तक हमारी कंट्री में जो LPG रिफॉर्म्स आए थे, जब तक हमारी जो इकोनॉमी है उसको ओपन नहीं किया था, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं 1991 में आए थे। तो उससे पहले का आपको हो जाएगा हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज, और इसके साथ में 1991 से जो अब तक का है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस फेज की, तो हमारी कंट्री के अंदर में जो पहले बैंक की स्थापना की गई थी देन वो की गई थी 1770 के अंदर में, 1770 के अंदर में। ये आपसे जो क्वेश्चन है वनडे एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर जो पहला बैंक था वो कौन सा था और कब उसकी स्थापना की गई थी। जो पहला बैंक था हमारी कंट्री के अंदर में वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और इसकी स्थापना की गई थी 1770 में। कहाँ इसकी स्थापना की गई थी उस समय 1770 के अंदर में हमारी कंट्री की जो कैपिटल थी वो थी कलकत्ता, तो देन इसकी कलकत्ता के अंदर में इसकी स्थापना की गई थी। ये और इसको जो मैनेज करते थे जो आपके यूरोपियन थे वो इसको मैनेज करते थे, लेकिन ये जो बैंक था सक्सेसफुल नहीं हो पाया और 1832 के अंदर में इस बैंक को बंद करना पड़ा, यानी कि 1832 के अंदर में ये बैंक आपका क्लोज हो गया। इसी के साथ साथ में जब ब्रिटिश रूल की बात करते हैं तो जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 3 बैंक की स्थापना की। जो इसके 3 बैंक थे, पहला था आपका बैंक ऑफ बंगाल, सेकेंड था आपका बैंक ऑफ बॉम्बे एंड थर्ड था आपका बैंक ऑफ मद्रास। इन 3 बैंक की स्थापना की, लेकिन बाद में इनको तीनों को मर्ज करके एक जगह में इसको बना दिया इन्होंने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 3 बैंक की स्थापना करी, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, बाद में इसको मर्ज करके बना दिया उन्होंने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और जो यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसको 1955 के अंदर में इसको नेशनलाइज किया गया, और नेशनलाइज करके इसको जो रीनेम किया गया जिसको हम बोलते हैं आज के समय में स्टेट बैंक्स ऑफ इंडिया। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसके अंदर में सबसे ज़्यादा एक तरह से वेटेज जो है, सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशियल बिजनेस है वो किसी बैंक के पास में है, पब्लिक सेक्टर बैंक के बाद में देन वो आता है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देन 1955 के अंदर में जो आपका इंपीरियल बैंक है उसको नेशनलाइज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। और अगर हम कंट्री के अंदर में फर्स्ट कमर्शियल बैंक की बात करते हैं तो देन में उसका नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया के अंदर में फर्स्ट कमर्शियल बैंक कौन सा था, देन आपका आंसर होगा अवध कमर्शियल बैंक। ये था आपका प्री इंडिपेंडेंस फेज। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब अगर हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज की, यानी कि 1947 से लेकर 1991 तक की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर में क्या था कि जो जैसे ही मतलब 1947 से पहले क्या था कि इंडिया के अंदर में कॉलोनियल ईरा था, मतलब जो हमारे जो ब्रिटिश लोग थे वो यहाँ पे एक तरह से इंडिया को एक कॉलोनी के तरह में यूज़ करते थे। तो उससे क्या हुआ कि इंडिया के अंदर में जो लोग रहते थे, जो गांव के लोग रहते थे, तो वो उनके पास में कोई फाइनेंशियल सर्विसेज प्रॉपर रूप में अवेलेबल थी नहीं, और अगर उनको पैसे की रिक्वायरमेंट थी तो कहीं ना कहीं मनी लैंडर्स होते हैं जो एक तरह से साहूकार लोग होते हैं, तो उनके ऊपर में डिपेंडेंसी उनकी बहुत ज़्यादा थी। और इसी वजह से जो एक इनकम गैप था वो भी हमारी कंट्री के अंदर में बढ़ता जा रहा था। तो देन गवर्नमेंट को लगा कि अगर हमको जो ये मनी लैंडर्स हैं इनसे जो इन पे जो डिपेंडेंस है उसको कम करना है, तो कहीं ना कहीं जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर में पब्लिक का जो ट्रस्ट है उसको हमको इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर पब्लिक का ट्रस्ट बैंक के अंदर में होगा तो देन वो पैसा लेने का उसको रिक्वायरमेंट है, देन वो बैंक के पास में आएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है वो इसको सपोर्ट
कर रही है। तो इसी वजह से उनको लगा कि जो बैंक है पब्लिक का कॉन्फिडेंस लेने के लिए और जो मनी लेंडर्स हैं उनसे जो है उन पर डिपेंडेंस जो ग्रामीण लोग थे उनकी कम करने के लिए देन जो नेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो आपका लेके आ गया। सबसे पहले जितने भी बैंक है जिनको नेशनलाइज किया जाता है, देन आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है, इसके अंदर में इनको नेशनलाइज किया जाता है। जो पहला बैंक था जो नेशनलाइज किया गया, देन आपको पहले तो आपका जाता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन आपका जाता है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसको 1955 के अंदर में नेशनलाइज किया गया। और इसकी जो 7 सब्सिडरी थी इसकी, उसको भी 1959 के अंदर में नेशनलाइज किया गया। इसके साथ साथ में 14 और बैंक को 1969 से लेकर 1991 के बीच में नेशनलाइज किया गया। इसके साथ में 6 और बैंकों को नेशनलाइज किया गया 1980 के अंदर में। यहाँ पे हमारी जो नेशनलाइज बैंक थे उनकी संख्या हो गई थी टोटल 20, मतलब 20 यहाँ पे 1980, 1969 और 1991 तक मिलाकर जो हमारे पास में टोटल नेशनलाइज बैंक थे वो आपके 1980 थे। इसके साथ साथ में बैंक को नेशनलाइज करने से अलग भी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की स्थापना की, इनके अपने अलग अलग काम थे। जैसे आपका एग्जिम बैंक हो गया, नेशनल हाउसिंग बोर्ड हो गया, आपका नाबार्ड हो गया, आपका सिडबी हो गया। तो कुछ इस प्रकार के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे उनकी भी स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा में की गई पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज के अंदर में। इसके साथ बाद में अगर हम बात करते हैं फेज 3, जिसको हम बोलते हैं एलपीजी फेज, यानी कि जब हमारी जो कंट्री की जो आपकी इकोनॉमी थी उसको ओपन कर दिया गया था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो हमारा 1991 के अंदर में होता है। देन उससे अब तक की अगर हम बात करें, देन आपका 1999 में जो आपका एक कमेटी की स्थापना की गई, जिस कमेटी का नाम था श्री एम नरसिम्हन कमेटी, इनकी स्थापना की गई। और इसकी स्थापना करने के पीछे मेन रीजन था कि हमारी कंट्री के अंदर में जो बैंकिंग रिफॉर्म है, जो हमारी कंट्री के अंदर में बैंकिंग रिफॉर्म आ रहे हैं उनके अंदर में क्या स्टेबिलिटी है, क्या प्रॉफिट मतलब वो हमको प्रॉफिट दे रहे हैं जो नेशनल बैंक है, और उनको हम कैसे और अच्छी तरीके में लेके चल सकते हैं। तो जो एम नरसिम्हन कमेटी उनकी स्थापना की गई टू ऑब्जर्व वेरियस बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया टू इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ नेशनलाइज बैंक्स। इसके साथ साथ में जो आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पे इनको अलाउ कर दिया कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो भी इंडिया के अंदर में अपनी ब्रांचेज या फिर इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। और आरबीआई ने 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक को यहाँ पे इनका लाइसेंस दिया। जैसे फॉरेन बैंक्स थे, जैसे आपका HSBC हो गया, सिटी बैंक्स हैं, ये जो इनकी भी ब्रांचेज इंडिया के अंदर में ओपन करने के लिए इनको अलाउ किया गया। पेमेंट बैंक्स यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए और जो फोकस किया गया, अब जैसे जो अभी का मेन चीज़ है देन डिजिटलाइजेशन पे, जैसे आपका हो गया मोबाइल बैंकिंग हो गया, आपका नेट बैंकिंग हो गया, आपका UPI हो गया, आपका वॉलेट्स हो गए बहुत सारे। तो आपका जो डिजिटलाइजेशन है उसके ऊपर में मेन फोकस इसका अभी के समय में चल रहा है। जैसे अभी आपका जो आरबीआई है, आरबीआई आपकी एक डिजिटल करेंसी भी बना रहा है। तो ये सब चीज़ें आपकी हो गई हैं, जिसको आप बोलते हैं एलपीजी फेज से अब तक का। तो ये 3 फेज थे मेनली हमारे रिफॉर्म के। सेम यहाँ पे आपके अंदर में हिंदी में टाइप हो गया। अगर हम बात करते हैं कि जो बैंकिंग रिफॉर्म है उनकी नीड क्या पड़ गई, सबसे पहले जो नीड थी, जो हमारी कंट्री के अंदर में जो कॉलोनियल जो एरा था उसके अंदर में जो एक पॉपुलेशन थी, उसके अंदर में जो इकोनॉमिकल और जो आपका सोशल बैंक्स है उसको कम करने के लिए कहीं ना कहीं हमको उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने की रिक्वायरमेंट थी। जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो हर लोगों की पहुँच तक हो, तो उसके लिए हमको कहीं ना कहीं बैंकिंग रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट थी। जैसे नेशनलाइजेशन वगैरह हो गया, आपका हर गाँव के अंदर में बैंक की स्थापना करना हो गया, मतलब मैक्सिमम लोगों तक हम जो है बैंकिंग फैसिलिटी पहुँचा सकें। एक जो है आपका जो हमारी कंट्री का जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके अंदर में जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसको इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट थी। हमारी कंट्री के अंदर में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उनको मेंटेन करना, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि 1991 में हुआ क्या था कि हमारी कंट्री के पास में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। जब हमने अपनी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो क्या बोलते हैं उसको ओपन किया था, जब हमने अपनी कंट्री की इकोनॉमी को ओपन करना पड़ गया था। क्योंकि अगर हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कम हो जाएंगे, देन उस केस में क्या होगा कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू डाउन होना शुरू हो जाएगी। देन हमको अपनी जो कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू को हमको मेंटेन करके रखना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उनको मेंटेन करके रखना है। देन यह क्या है कि हमको जो NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि जो किसी भी इंसान को बैंक ने कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया, कोई लोन दिया है, तो अगर वो रिपे नहीं कर पा रहा है, उसने रिपे नहीं किया है, जो आपका NPA है वो हो जाता है, बढ़ रहा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं कम करने की रिक्वायरमेंट थी। और जो हाउस होल्ड सेविंग है, यानी कि लोगों की
अब तो हालांकि थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले लोगों की एक आदत बन गई थी कि वो अपना जो पैसा था वो घर पे ही इकट्ठा करके रखते थे, वो बैंक के अंदर में पैसा जमा नहीं कर सकते। देन आपका जो ये हाउस होल्ड की सेविंग थी, इसको भी बैंकिंग जो आपके इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर में इसको लेके आना, और उसका जो, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर में अगर ये मनी होगी तो उस केस में क्या होगा, इसका हम जो प्रोडक्टिव सेक्टर है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए डेवलपमेंट के लिए आवश्यक सेक्टर है, उनके अंदर में इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और जो हमारे पास में रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज़ करना, जो हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उन पे रिटर्न को इंक्रीज करना, और जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको एक्सलेट करना। तो ये सब कुछ अगर आपसे पूछ लीजिए कहीं लिखने में आपको आ जाए जो बैंकिंग रिफॉर्म है उनकी नीड क्या थी, देन आप ये चीज़ यहाँ पे कोट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब अगर हम बात करते हैं जो रिफॉर्म्स हैं, रिफॉर्म मेजर क्या क्या लिए गए हैं। सबसे पहले आपका जो नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के अनुसार ही जो हमारी कंट्री का कि जो बैंकिंग सेक्टर है उनके अंदर में जो CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो और जो आपका जो SLR है उनको रिड्यूस किया गया। CRR और SLR इनके बारे में मैंने प्रॉपर पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया था कि आपका जो इम्पोर्टेंट टर्म्स वाला जो लेक्चर है, इम्पोर्टेंट बैंकिंग टर्म्स वाला, उसके अंदर में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि CRR क्या होता है, SLR क्या होता है। यहाँ पे बस आप इतना जान लीजिए कि जो आपका CRR है, मतलब बैंक के पास में अगर 100 रुपये हैं किसी बैंक के पास में, तो आप RBI बोलता है कि भाई 10 रुपये आपको अपने पास में, मतलब एक फिक्स % ऑफ अमाउंट आपको हमेशा अपने पास में कैश के अंदर में रखना है, ताकि जब लोग पैसा मांगने आए तो ऐसा ना हो कि आपने सारा का सारा पैसा लोन पे दे दिया गया। तो इसको जैसे ये पहले 20 था तो इसको घटा के 10 कर दिया, मतलब इसको कम कर दिया गया आपको, ताकि जो बैंक है उनकी जो लैंडिंग कैपेसिटी है, जो लोन देने की कैपेसिटी है, वो आपकी बढ़ जाए। इसी के साथ साथ में जो डोमेस्टिक है और जो इंटरनेशनल प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनको भी ब्रांच ओपन करने की अनुमति यहाँ पे दी गई। जो हमारे जो NPA के केसेस थे, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड जो केस थे, जो पैसा लोगों ने पैसा ले लिया था, लोग उसको बैंक को वापस नहीं कर रहे थे, उनका जो रिजोल्यूशन है उनको समाधान किया गया लोक अदालत के थ्रू, सिविल कोर्ट के थ्रू, या फिर जो आपके ट्रिब्यूनल्स हैं उनके थ्रू उनका समाधान किया गया। जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उनका इंट्रोडक्शन किया गया, जिससे क्या है कि अगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको, गवर्नमेंट को कोई शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंशियल नीड है ताकि उसको पूरा किया जाए, मतलब गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड को मीटअप करने के लिए, और उनके पास में मतलब जितनी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है उतनी लिक्विडिटी हो शॉर्ट टर्म में, तो उसके लिए जो ट्रेजरी बिल है उसकी स्थापना की। ये मेनली आपका 91 डेज के आसपास के लिए होता था। इसके साथ साथ में जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था 1973 का, इसको चेंज किया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर में, जिससे कि हमारी जो कंट्री की जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उनको थोड़ी सी आज़ादी मिले। यानी कि FERA के अंडर में क्या था कि जो आपकी हमारी कंट्री की जो करेंसी थी उसकी जो वैल्यू थी गवर्नमेंट के हाथ में रहती थी, लेकिन अब क्या है, फिर FEMA के अंडर में जो हमारी जो आपकी कंट्री की जो करेंसी है वो आपकी जो इंटरनेशनल डिमांड और सप्लाई के बेस पे उसके जो रेट है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो इसमें चेंजेस लेके आए गए। और जो जितने भी जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने जितने भी PSP थे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, उनको एडवाइज किया कि उनके अंदर में एक इंटरनल ओम्बड्समैन होना चाहिए, जिसको आप बोलते हैं लोकपाल। एक लोकपाल उनके अंदर में होना चाहिए, जिससे कि उनके जो कस्टमर सर्विस है वो आपकी इंक्रीज हो सके। इसी के साथ साथ में जो मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन, हर लोग के पास में बैंकिंग सुविधाएं हो, उसके लिए आपका जनधन अकाउंट आपका हो गया, आपका आधार पेमेंट सिस्टम हो गया, आपका UPI हो गया, आपका मुद्रा लोन हो गया। तो ये कुछ गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, आप इनको भी कोट कर सकते हैं। तो ये कुछ रिफॉर्म है हमारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर में, अगर आप लिखने के लिए आए दैन आप इनको लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब अगर हम बात करते हैं जो आपका ये है चैलेंजेस है बैंकिंग सेक्टर के अंदर में, वो क्या क्या है। एक तो ये है कि मतलब जो हमारा NPA बढ़ रहा है, कुछ हमारे अभी रिसेंट में केसेस हुए हैं कि कुछ बैंक हैं वो मतलब दिवालिया भी हो गए हैं, वो लोगों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। कुछ कोऑपरेटिव बैंक को लेकर भी एक चीज़ आई थी। आपका येस बैंक को भी मतलब ऐसी स्थिति में था, लेकिन येस बैंक को बचा लिया गया था। तो मतलब जो मतलब NPA बढ़ने की वजह से जो बैंक लगातार डूब रहे हैं, तो उस वजह से क्या है कि जो पब्लिक का ट्रस्ट है कहीं हमारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर में कम हो रहा है। तो उस ट्रस्ट को हमको प्रॉपर बना के रखना है, बरकरार रखना है। इसी के साथ साथ में जो फिस्कल डेफिसिट है, जो फिस्कल डेफिसिट है हमारी कंट्री का, उसको भी हमको मेंटेन करके रखना है। और जो हमारी कंट्री के अंदर में जो जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, इनके भी जितने भी डिपॉजिटर हैं जो बैंक के अंदर पैसा जमा करते हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो डिपॉजिट है, उनको एक तरह से उनको सेफगार्ड करके रखने की रिक्वायरमेंट है।
जिससे कि मतलब पब्लिक का अगर कोई इंसान है उसने बैंक के अंदर में अपना पैसा जमा कर रखा है तो उसके पास में इतना हो कि ये कि अगर मतलब किसी वजह से बैंक डूब गया तो मेरे पैसे का क्या होगा। तो पहले ये आपका था कि अगर आपका कितना भी पैसा हो किसी बैंक के अंदर में हो तो देन आपका गवर्नमेंट आपको 1 लाख का इंटरेस्ट कवर आपको देती थी। लेकिन अब इसको क्या है कि अब इसको बढ़ा के इसकी लिमिट है जो आपको 5 लाख कर दी गई है। आपका जो एक आपका इंक्रीज एनपीए है, आपका जो लगातार एनपीए आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपके लगातार बढ़ रहे हैं, वो यहाँ पे आपको एक दिक्कत देखने को मिलती है। देन आपका अवेलेबिलिटी होगा लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी कि हमारे जो रिमोट लोकेशन है कुछ दूर दराज के इलाके हैं उनके पास में अभी भी फाइनेंस जो आपकी बैंकिंग फैसिलिटी है वो आपकी अवेलेबल नहीं है। ये आपको एक चैलेंज देखने को मिलता है। एक ये है कि हमारे पास में जो पब्लिक है उसके पास में कहीं उसके अंदर में कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको किस प्रकार से लोन दे रही है, कितने कम इंटरेस्ट पे लोन दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो आपके जो अनअवेयर है इन सब चीज़ों से वो आज भी आपके जो मनी लेंडर्स हैं उनका सहारा लेते हैं अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए। एक यही कंट्री की आपकी जो करेंसी है उसको भी आपको वैल्यू को बना के रखना है। ऐसा ना हो कि आपकी जो करेंसी है वो फॉल कर जाए मतलब बड़े फास्ट तरीके से। एक क्या है कि हमारी कंट्री का जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि जो हमारे इंपोर्ट के जो बिल हैं वो आपके हाई है और जो आपके एक्सपोर्ट के बिल हैं वो आपके लो हैं। तो उसका भी आपको मैनेज करके रखना है और ये सब आपका होगा अगर आपकी जो कंट्री करेंसी है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसको हम कम कर सकते हैं। अगर आपकी कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू अगर कम हो जाए मतलब कम हो जाएगी मीन्स अगर वो आपकी कंट्री जो करेंसी है उसकी वैल्यू फॉल हो जाएगी देन आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो आपको बढ़ता हुआ न जाएगा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर में और इसके लिए हमारे सुझाव क्या हो सकते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं सुझाव की, सबसे पहले हमारी कंट्री के अंदर में एक प्रॉपर जो हमारे रूल्स है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है और रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ साथ में जो भी हमारी कंट्री के जो भी रूल्स हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि वो प्रॉपर फॉलो हो भी रही है। यानी कि जो बैंक्स हैं वो आपका जो कैश रिजर्व रेशियो है, जो SLR है, जो गाइडलाइंस आती है समय पर उनको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है जिससे कि हमारे जो बैंकिंग फेलियर्स हैं उनको कम किया जा सके। इसी के साथ साथ में जो आपके जो बैंक के अंदर में जो डिपोजिटर्स हैं उनके जो डिपॉजिट्स हैं उनको भी सेफगार्ड करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी के अंदर में मान लीजिए किसी इंसान के 50 लाख पड़े हैं लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलते हैं भाई 50 लाख पड़े हैं मैं तो आपको सिर्फ 5 लाख देगा, तो उसको 45 लाख का लॉस हो गया। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर जैसे इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि अगर यहाँ पे आप एक पेड इंश्योरेंस सर्विस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी इंसान के पास में 50 लाख रुपए है बैंक के अंदर में तो देन इसको ऐसा कि पेड इंश्योरेंस इसको दे दें कि आप पर मंथ इतने रुपए का आप दीजिए हमें या फिर पर एनुअल आप हमको इतने रुपए दीजिए, आपका जो 50 लाख का अमाउंट है वो टोटल हम आपका इंश्योर कर देंगे। अगर बैंकिंग फेलियर होता है देन आपको 50 लाख के 50 लाख रुपये हम आपको दे देंगे। इससे जो आपका जो लार्जर डिपोजिटर्स हैं उनका भी थोड़ा जो बैंकिंग सेक्टर है उनके अंदर में उनका फेथ बढ़ेगा और इसी के साथ साथ में जो इसकी आप बोल सकते हैं EMI आप इसको बोल सकते हैं, तो उससे भी हमारी कंट्री के अंदर में जो हमारी जो कैपिटल आएगी बैंक के अंदर में वो भी आपकी थोड़ी सी अधिक होगी। जो हमारी कंट्री के अंदर में जो स्ट्रेस लोन है यानी कि जो लोन है जो लोग रिपे नहीं कर पाए, जैसे कोविड-19 के अंदर में बहुत सारे लोगों की नौकरी चलेगी तो जो ऐसे लोन है उनकी रिस्ट्रक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए कि किसी इंसान की 10,000 रुपये की EMI है और उसकी उस समय पे उसकी सैलरी थी 40,000 रुपये, तो देन आपकी ये 10,000 की EMI इजीली पे कर रहा था। लेकिन कोविड-19 के बाद में क्या हो गया, इसकी जॉब चली गई और नई जॉब मिली है इसको 25,000 रुपये की। अभी 10,000 रुपये का लोन की EMI कैसे पे करेगा? तो उस केस में इसकी रिस्ट्रक्चरिंग कर दें कि आप एक काम करें कि आप अपना टेन्योर बढ़ा लीजिए या इसको जो इंटरेस्ट है उसमें थोड़ी छूट दे दीजिए ताकि इसकी जो EMI का बर्डन है वो कम हो जाए, जिससे कि हमारा जो NPA है NPA की कैटेगरी में ये ना आए, उसके ऊपर में फालतू की पेनल्टी ना लगे। इसी के साथ साथ में जो पब्लिक है जनरल पब्लिक उसके अंदर में जो बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे आपका मुद्रा लोन वगैरह हो गया, इसके बारे में प्रॉपर उनको अवेयरनेस हो, चाहे आप प्रिंट मीडिया की बात करें, चाहे आप सोशल मीडिया की बात करें, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बात करें, तो उनका प्रॉपर अवेयरनेस पब्लिक के अंदर में हो। और इसके साथ में जो हमारी कंट्री की जो रिमोट लोकेशंस हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, उनके अंदर में हमारे पास में जो बैंकिंग फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाए, जिससे कि एक बेटर वे में हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो आपका वर्क कर सके और हर इंसान की पहुंच तक ये हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो आपका पहुंच सके। तो ये कुछ आप वे फॉरवर्ड के अंदर में ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया है। और
आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो गिव योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स प्लीज। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए देन हमारे टेलीग्राम चैनल @सक्सेस निर्जा से ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो डेली क्विज हैं, जो आपके स्टैटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उनकी क्विज भी आपको डेली देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको अप्रोक्स 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं। और इसके साथ साथ में इस लेक्चर की जो पीडीएफ का ड्राइव का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत